नमस्कार, मैं के एस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर। जी हां, आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से भी और अपना चूंकि अफगानिस्तान देखा जाए एक हिसाब से पड़ोसी देश भी है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में अगर कोई अपडेट है तो हम उसको जरूर जान लें। देखिए, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है, भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म कर लिए थे। यहाँ तक कि यहाँ पे सपोर्ट ना होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान ने भी अपनी एम्बेसी को यहाँ पर शट डाउन किया था भारत में। लेकिन अभी कुछ इसमें नए डेवलपमेंट हुए हैं, क्योंकि भारत ने जो है तालिबान के जो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में एक बातचीत की है। तो आखिरकार ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे और आगे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार तालिबान क्या है, तालिबान अस्तित्व में कैसे आया और कैसे तालिबान का शासन जो 1998 में एक बार तालिबान का शासन था वो 2001 आते-आते कैसे उसका शासन खत्म हुआ और दोबारा से उसने फिर से टेक ओवर कैसे किया, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। लेकिन ये क्लास इसी सीरीज का एक पार्ट है। बाकी की बातें हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। तो हम समझने की पहले कोशिश करते हैं जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है उनको। प्रेजेंट डेवलपमेंट को हम पहले समझेंगे, पास्ट डेवलपमेंट पे हम दूसरी क्लास में बात करेंगे। तो देखिए, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि जब आज की जो सिचुएशन है, कोई भी देश किसी भी देश के साथ बहुत लंबे समय तक कट ऑफ नहीं रख सकता है, क्योंकि जो ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो कहीं ना कहीं बाधित होते हैं और इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह के जब किसी देश के साथ आप कट ऑफ करते हैं पूरी तरह से अपने व्यापार का और बाकी सारे रिलेशंस का, तो आपके व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। तो कोई भी देश अपना नुकसान नहीं चाहता है। और साथ में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तालिबान के साथ इसलिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है पूरी दुनिया में इस चीज के लिए जाना जाता है, खासकर ह्यूमन राइट्स से संबंधित मुद्दों के लिए। और अगर मैं तालिबान की बात करता हूँ, अभी प्रेजेंट अफगानिस्तान की बात करता हूँ, तो अफगानिस्तान में जो है कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बचा ही नहीं है। ऐसे में भारत के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि अगर भारत इस तरह के कोई भी डेवलपमेंट होते हैं और भारत जो है अफगानिस्तान के साथ या मतलब तालिबान के साथ में अगर ये सब चीजें स्टार्ट करता है, फिर से ट्रेड स्टार्ट करता है, फिर से रिलेशन से स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पे में से भी बहुत सारे सवाल भारत पे उठाए जाएंगे और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज से। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए भारत के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी भारत के द्वारा एक लो लेवल टॉक की गई है, लो लेवल बातचीत की गई है। ये बातचीत किस बेस पे हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट टॉक विद तालिबान डिफेंस चीफ टू बूस्ट टाइज, कि जिससे टाइज को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग इसमें चाबहार पोर्ट की क्या प्रमुखता है उस पर भी बात करेंगे, सॉरी। तो देखिए, ये जो मीटिंग हुई है, तो पहली चीज, जब से तालिबान ने वहां पर टेक ओवर किया है उसके बाद में ये पहली मीटिंग है भारत की। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मीटिंग जो हुई है, भारत का कहना है कि ये केवल और केवल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुई है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान में स्थिति ठीक नहीं है। खासकर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो है बहुत ही बदतर व्यवहार वहां पे किया जाता है। साथ ही भूखमरी भी अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है वो प्रशासन बहुत अच्छे से चला नहीं पा रहा है। आप सभी इस चीज को से परिचित हैं। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों साइड ने ये एग्री किया है कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उन पे, कॉमन इंटरेस्ट पे बात करेंगे और बायलैटरल रिलेशंस को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, तालिबान की अगर मैं बात करता हूं तो अगस्त 2021 में जब यूनाइटेड स्टेट ने और साथ में नाटो के ट्रूप्स ने वहां से एग्जिट किया, तो उनकी एग्जिट करते ही तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो इसमें भी समझने की बात है कि पिछले 10 साल से, इवन मतलब 10 क्या मैं कहूँ 20 साल से, तो 20 साल से 2001 से लगातार 2021 तक जो वहां पर यूएसए के और नाटो के ट्रूप्स थे जो तालिबान को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान के साथ संघर्ष करने की कोशिश, संघर्ष में थे, तो उनके छोड़ते हुए अचानक से तालिबान इतना भारी पड़ गया अफगानिस्तान पर कि उसने पूरा टेक ओवर कर लिया और वो भी पूरी तरह से उन लोगों ने वहां से एग्जिट भी नहीं किया था। तो इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कि आखिरकार तालिबान ने पहले कब टेक ओवर किया था, उसको कैसे खत्म किया गया, कैसे इसमें आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने लगा, क्या तालिबान कभी अच्छा था, कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी तालिबान का सपोर्ट होता था।
जब 1998 में तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया था, तो उसके बाद काफ़ी जो बेसिकली अफ़गानिस्तान के लोग थे, वो तालिबान का सपोर्ट करते थे। फिर धीरे-धीरे ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार तालिबान को पूरी तरह से एक आतंकवादी संगठन माना जाने लगा। इन सभी पे और वहाँ की जो जनता थी, वो तालिबान से त्रस्त हो गई। इन सभी पे बहुत डिटेल में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी आपके लिए समझने के लिए क्या ज़रूरत है कि एक्चुअल में देखिए, अभी तक 2021 में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो किसी भी कंट्री ने ऑफ़िशियली उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, एक्सेप्ट सम पड़ोसी कंट्री, पड़ोसी देश जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया। पाकिस्तान और चाइना ने तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई हाँ ठीक है, हम आपके साथ में हैं। और यहाँ तक कि भारत की बात करूं तो भारत ने वहां से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर लिए थे। जो वहां के नागरिक थे उनको वहां से इवैक्यूएट किया था। कमेंट में आप लोग बताइए, अफगानिस्तान से जो है भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे पूछा जाता है सवाल। तो इसके बाद में अभी हाल ही में एक लो लेवल डिप्लोमेट्स के साथ भारत ने क्या किया है, वहां पर रीओपेंड किया है अपनी एम्बेसी, बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। तो अपनी जो बेसिकली वहां पे इंडिया रिसेंटली रीओपेंड डिप्लोमेटिक मिशन इन काबुल, मैंड बाय लो लेवल डिप्लोमेट्स। तो बहुत ही लो लेवल के डिप्लोमेट्स हैं जिनके द्वारा इसको भारत सरकार ने जो है चालू किया है फिर से। ठीक है, अब देखो भारत वहां पे क्या है, अफगानिस्तान में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि जो अफगानिस्तान में महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उनको वर्क एंड एजुकेशन से एकदम वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि जब तालिबान का शासन बीच में 1998 से 2001 तक था, 10 साल से जो ज्यादा उम्र की बच्चियां थी, उनके लिए भी स्कूल एक्सेस प्रोहिबिटेड था। वहां पर म्यूजिक पूरी तरह से बंद, टीवी पूरी तरह से बंद, आप सीरियल नहीं देख सकते, आप मूवीज नहीं देख सकते, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, बहुत तरह की चीजें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन होता था और अभी भी होता है। तो ये जो बेसिकली भारत की तरफ से भी इसको बताया गया कि ये जो डेवलपमेंट थे, जो बायलैटरल रिलेशंस के, वो केवल और केवल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन एक था कि जिससे हम वहां पर मानवीय सहायता पहुंचा सकें। और मानवीय सहायता जो वहां के लोग त्रस्त हैं उनको थोड़ा सा निजात मिलेगी अगर भारत ऐसा करने के लिए आगे आता है। लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि आखिरकार इंडिया डिस्कस ट्रेड वाया चाबहार पोर्ट इन ईरान। मतलब ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उससे जो है ट्रेड को भी लेकर डिस्कस किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चाबहार पोर्ट ईरान में है, भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रखा है उसके डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियसली वहां से जब भारत के ट्रेड अफगानिस्तान को, रशिया को और बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं और यूरोप की तरफ होते हैं, तभी भारत को उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे भारत ने किया हुआ है, वो अभी तक समझ लीजिए कि हाँ जो है वहां से उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। बल्कि अगर ईरान से संबंध खराब होते हैं, जिस हिसाब से ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध स्टार्ट होता है, तो जो कि हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो ऐसे में भारत के लिए चाबहार पोर्ट को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि भारत के रिलेशन इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं और ईरान से भी भारत अपने संबंध बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट पे उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में जो है भारत चाहता है कि चाबहार पोर्ट के जरिए भी मिडिल जो सेंट्रल कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, तो उनके साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। तो इससे संबंधित भी बेसिकली दोनों देशों में बातचीत हुई। और न्यू दिल्ली हैज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान रिजाइम। अभी तक तालिबान को बेसिकली न्यू दिल्ली ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब बाकी ये कहा गया कि भाई भविष्य में अगर निगोशिएशंस ऐसे होते हैं तो टेक्निकल डेलीगेशन देखेगा इस चीज को कि हाँ हमें दोनों देशों के बीच में जो क्षेत्रीय जो है स्थिरता है बनाए रखते हुए, और कैसे हमें जो है अपने रिलेशंस को जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस को हमें अच्छा करना है। इन सभी को देखते हुए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए अभी वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ तो जो कमांडर है यहाँ के, मौलवी हिबातुल्ला, वही सुप्रीम लीडर आप उनको समझ लीजिए। ठीक है, इन्हीं ये तालिबान कमांडर है और देखा जाए तो लगभग में 2016 के बाद से तालिबान के चीफ थे। तो अभी भी यहाँ के कमांडर ये बने हुए हैं। बाकी ये यहाँ का जो है बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुल्ला हसन, और साथ में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके मुल्ला अब्दुल गानी हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर एक और हैं जो मौलवी अब्दुल सलाम है।
तो आप देखिए इस तरह से जो है तालिबान की सीन चली। मुझे लगा कि आखिरकार जो तालिबान का सिस्टम है एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड जो इसका लाऊंगा उसमें मैं पूरा आपको तालिबान के बारे में बताने वाला हूँ कि तालिबान का उदय कैसे हुआ, साथ ही तालिबान ने कैसे जो है धीरे धीरे करके वहां टेक ओवर किया। ऐसा क्या हुआ कि नाटो और अमेरिका की फौजें पहुंचकर और वहां पर 2001 तक तालिबान को समाप्त कर देती हैं, तालिबान का शासन समाप्त कर देती हैं। वहां कैसे जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ, और फिर से 2021 में कैसे जो है ऐसी कौन से सिचुएशन सामने आई कि यहाँ जो है तालिबान को दोबारा से टेक ओवर लेना पड़ा। तो इन सभी पे बहुत डिटेल में बात हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।